नमस्कार दोस्तों, इस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करते हैं सीए के चरण में आरक्षण की सिफारिशों पर। आरक्षण की क्या सिफारिशें हैं? सबसे पहले बात करते हैं आरक्षण क्या है। आरक्षण एक प्रकार की ऐसी सामाजिक या संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें वांछित समुदाय के सदस्यों को उनका हक दिलाने के लिए बराबर महत्व दिया जाता है, बराबर मौका दिया जाता है। तो भारत में आरक्षण के लिए 4 वर्ग बांटे गए हैं। यूआर है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस। यूआर एक वर्ग नहीं है, यह अनरिजर्व्ड है, मतलब इसका कोई आरक्षण नहीं है। और आरक्षण के 4 हैं। ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है। ईडब्ल्यूएस जो अभी अभी बना है पिछले 1-1.5 साल से, जो यूआर मतलब अनरिजर्व्ड लोगों का एक इकोनॉमी प्रॉब्लम की वजह से है, मतलब उनकी गरीबी की वजह से वर्ग बना है। भारत में 4 प्रकार के आरक्षित वर्ग हैं। अब बात करते हैं चर्चा में क्यों है आरक्षण, चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में छात्रों के प्रवेश और संकाय की भर्ती में आरक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा नियुक्त 8 सदस्यीय समिति ने सुझाव प्रस्तुत किया है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों मतलब आईआईटी में छात्रों के एडमिशन के लिए और फैकल्टी में भर्ती के आरक्षण के प्रभावी मतलब आरक्षण के साथ साथ स्टूडेंट का एडमिशन होना चाहिए, इसके लिए 8 सदस्यीय समिति ने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। शायद पहले आईआईटीज में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी लेकिन व्यापक रूप से नहीं थी, तो इसी के लिए सरकार ने 8 सदस्यीय समिति या कमेटी का गठन किया है जो छात्रों के एडमिशन के लिए आईआईटी में उचित व्यवस्था कर सके, आरक्षण का मतलब आरक्षण का प्रभावी कार्यान्वयन कर सके। अब चर्चा करते हैं प्रमुख बिंदु की समिति के विषय में क्या है। जो 8 सदस्यीय समिति है यह क्या है। इस समिति की अध्यक्षता आईआईटी दिल्ली के निदेशक ने की है और इसमें आईआईटी कानपुर के निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव, जनजातीय मामलों, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रतिनिधियों के अलावा आईआईटी बॉम्बे तथा आईआईटी मद्रास के सदस्य शामिल थे। जो समिति बनी थी 8 सदस्यों के, इसके अध्यक्ष आईआईटी दिल्ली के निदेशक थे और इसमें आईआईटी कानपुर के निदेशक हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव हैं, जनजातीय मामलों, कार्मिक और प्रशिक्षण विभागों के प्रतिनिधियों के अलावा आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास के सदस्य शामिल हैं। इसमें 8 लोग शामिल हैं। यह जून 2020 में शिक्षा मंत्रालय को सौंपी गई थी, जिसे सूचना का अधिकार राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 के तहत उपलब्ध कराया गया था। 2005 में जो सूचना का अधिकार बना था, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना देने का अधिकार, इसके तहत यह कमेटी बनाई गई थी। यह कमेटी 2020 में जून 2020 में शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए थे, हम सुझाव पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में स्थापित और मान्यता प्राप्त होने के कारण आईआईटी को केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षक संवर्ग में आरक्षण अधिनियम 2019 सूची में उल्लिखित उत्कृष्टता के संस्थानों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं जैसे आईआईटी है, मतलब ये राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है और यह मान्यता प्राप्त है, मतलब कि राष्ट्रीय महत्व की मान्यता प्राप्त है। इन आईआईटी में केंद्रीय शैक्षिक संस्थान मतलब टीचर की भर्ती के लिए 2019 की सूची में मतलब केंद्रीय शैक्षिक संस्थान अधिनियम टीचर की भर्ती के अधिनियम 2019 की सूची में उल्लिखित उत्कृष्टता के संस्थानों इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, मतलब इसको भी आरक्षण के साथ जोड़ना चाहिए। अधिनियम की धारा 4 उत्कृष्टता अनुसंधान राष्ट्रीय और सामरिक महत्व के संस्थानों को अनुसूची में उल्लिखित और अल्पसंख्यक संस्थानों को आरक्षण प्रदान करने में छूट देती है। जो अधिनियम है यह अधिनियम की धारा 4 है। अधिनियम की धारा 4 उत्कृष्टता अनुसंधान राष्ट्रीय और सामरिक महत्व के संस्थानों को अनुसूची में उल्लिखित और अल्पसंख्यक संस्थानों को आरक्षण प्रदान करने की छूट देती है, मतलब आरक्षण व्यवस्था में शामिल होने की छूट देती है। अधिनियम की धारा 4 के तहत आईआईटी संस्थानों को छोड़कर कई अनुसंधान संस्थान जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी आज शामिल हैं। मतलब अधिनियम की धारा 4 अभी इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय और सामरिक महत्व के संस्थानों, इसमें आईआईटी के साथ साथ अन्य भी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी आदि भी शामिल हैं। मतलब इन सब में अब इन सबको आरक्षण में शामिल करना चाहिए। समिति ने सिफारिश की है कि यदि आरक्षण से पूर्ण छूट देना संभव ना हो तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस सहित सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण नीतियों को केवल सहायक प्रोफेसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। मतलब जो कमेटी ने कहा है, जो इस आरक्षण की बात हो रही है टीचर की ज्वाइनिंग की बात हो रही है, स्टूडेंट की ज्वाइनिंग की नहीं। तो इसमें कहा गया है कि जो समिति है यह सिफारिश कर रही है कि आरक्षण को अगर पूर्ण छूट न दिया जा सके, अगर बेस्ट टीचर चाहिए तो आरक्षण नहीं होना चाहिए, मतलब बेस्ट फैकल्टी के लिए आपको आरक्षण नहीं देना चाहिए, बस इसमें योग्यता को ही आगे रखना चाहिए। लेकिन अगर यह भी ना हो सके, मतलब अगर आरक्षण थोड़ा बहुत ज़रूरी हो तो वह इकॉनमिक बेस पे होना चाहिए, इसमें सभी वर्गों को आरक्षण देना चाहिए, वो भी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के टीचरों के लिए। मतलब पूर्ण रूप से आप ऐसा मत कीजिए कि सिर्फ योग्य टीचर ही रहें, मतलब योग्य भी रहें
और आरक्षित भी रहे, लेकिन किस बेस पे? इकोनॉमिक बेस पे। मतलब ये ही ना रहे कि आरक्षण की वजह से कमज़ोर कोई मतलब अध्यापक जो योग्य नहीं उसके बावजूद वो टीचर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आरक्षण होना चाहिए, वो भी इकोनॉमिक बेस पर, और सबको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन योग्य टीचर के साथ में। किसी विशेष वर्ग की अनुपता के कारण रिक्त पदों के बाद में वर्षों के लिए आरक्षित करना। जो किसी विशेष वर्ष की मतलब किसी विशेष वर्ष में अनुपलब्धता के कारण जो खाली पद हैं उसको आरक्षण में शामिल करना है। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए विशेष भर्ती अभियान संचालित करना। जो आरक्षित श्रेणी है मतलब SC, ST, OBC, EWS, इन श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं इनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए विशेष भर्ती अभियान का संचालन करना है। अनेक मुद्दों को संबोधित करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि एक निर्धारित समय में लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर देने वाली प्रणाली और विशिष्ट कोटा नीति का पालन नहीं किया जाना चाहिए, ताकि IIT उत्कृष्टता, उत्पादन, अनुसंधान और शिक्षण के मामले में दुनिया का अन्य शीर्ष संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। लेकिन समिति ने यह भी कहा है कि एक निर्धारित समय में लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर देने वाली प्रणाली और विशिष्ट कोटा नीति का पालन नहीं किया जाना चाहिए। मतलब इससे आरक्षण में क्या है कि लगभग मतलब 40% आरक्षण अनरिजर्व्ड है, मतलब ये अनरिजर्व्ड है, 10% EWS है, 27% OBC है, 14% शायद 14% उसके आसपास SC है और 7.5% ST है। तो इसको पूर्ण रूप से अगर हम IIT में मानक करेंगे तो IIT जो है ये दुनिया के किसी संस्थानों से टक्कर नहीं ले पाएगा। इसीलिए इसको व्यापक रूप से नहीं देखना चाहिए। मतलब ज़रूरी ही नहीं है, जैसे अगर जो सीट खाली हो रही है तो उसमें अनरिजर्व्ड वाला भर देना चाहिए। मतलब ज़रूरी ही नहीं है कि आरक्षित लोग ही मतलब इसमें हों, अगर कोई योग्य है तो उसको मौका देना चाहिए, नहीं तो यह IIT दुनिया के अन्य संस्थानों से टक्कर नहीं ले पाएगा। पैनल PhD कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक आरक्षित वर्गों के छात्रों के लिए 2 वर्षीय अनुसंधान सहायता का प्रस्ताव करता है। पैनल ने इस बिंदु पर प्रकाश डाला है कि PhD कार्यक्रम में आरक्षित श्रेणी के छात्रों का नामांकन कम होने के कारण IIT संस्थानों में संकाय के रूप में भर्ती के लिए उपलब्ध आरक्षित श्रेणी की उम्मीदवारों की संख्या गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। पैनल ने यह कहा है कि जो PhD होता है, मतलब जो इंजीनियरिंग में PhD करते हैं, इसमें अनारक्षित मतलब जो आरक्षित श्रेणी के छात्र हैं ये कम होते हैं, क्योंकि जो आरक्षित श्रेणी की सीधी सी बात है कमज़ोर वर्ग के हैं। तो कमज़ोर वर्ग के लोग तब तक नौकरी तलाशने लगते हैं। हम आप भी देखिए, अगर आप कमज़ोर वर्ग के हैं तो खुद नौकरी तलाशते हैं, अगर आप अच्छे वर्ग के हैं तो आप इंतज़ार करते हैं, PhD करते हैं। तो इसमें PhD के कार्यक्रम मतलब इंजीनियरिंग में PhD करने में जितनी भी चीज़ें हैं इसमें आरक्षित श्रेणी के छात्र बहुत कम हो रहे हैं। इसलिए IIT संस्थानों के संकाय को इसकी भर्ती के लिए उम्मीदवारों की संख्या के गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। मतलब गंभीर रूप से आरक्षित श्रेणी का मतलब OBC, SC, ST के स्टूडेंट जो हैं वो लगातार कम हो रहे हैं PhD में। वो तब तक कोई और नौकरी तलाश लेते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हुई। और लेकिन कौन पढ़ पाता है PhD तक? कौन इंतज़ार कर पाता है इतने 28-30 साल की उम्र तक? कौन कर पाता है भाई? जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास कुछ खर्च करने के लिए मतलब बहुत कुछ होगा उसके पास, खोने के लिए कुछ भी, मतलब कि उसकी ज़िंदगी पहले से बनी हो, मतलब उसके पिताजी बनाए हो। तो किसके पिताजी बनाए हैं? अधिकतर अनरिजर्व्ड वाले, मतलब जिनको आरक्षण नहीं प्राप्त है। जिनको आरक्षण प्राप्त है उनके पिताजी कुछ नहीं बनाए हैं भैया। तो वो सोचते हैं कि हमें जल्दी से नौकरी मिले। जब नौकरी की तलाश में रहते हैं तो PhD करते नहीं हैं। तो इसीलिए IIT संस्थानों में गंभीर रूप से उम्मीदवारों की संख्या कम हो रही है। किस प्रकार के उम्मीदवार? जो आरक्षित श्रेणी के हैं। केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षक वर्ग में आरक्षण अधिनियम 2019 क्या है? यह शिक्षक वर्ग की जो यह नियम है 2019 का, यह शिक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, SC, ST, SC, BC, EWC के लिए पदों का आरक्षण का प्रावधान करता है। जो 2019 का नियम है केंद्रीय शैक्षिक संस्थान, यह ऐसा प्रावधान करता है कि SC, ST, SC, BC, EWS के जो मतलब स्टूडेंट हैं, जो टीचर हैं, मतलब जो स्टूडेंट टीचर बनने योग्य हैं, वो आरक्षण का फ़ायदा ले सकते हैं। मतलब जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, अनुसूचित जनजाति वाले हैं, अनुसूचित जाति वाले हैं, ये अध्यापक बनने के लिए आरक्षण का प्रावधान मिला है इनको। मतलब ये आरक्षण का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं अधिनियम कुछ मामलों में लागू नहीं होता है। जो यह अधिनियम 2019 का है आरक्षण वाला, टीचर के ज्वाइनिंग में आरक्षण वाला, किस किन बातों पर लागू नहीं होता है? अधिनियम के अनुसूची में निर्दिष्ट उत्कृष्टता अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय और सार्वजनिक महत्व के संस्थानों पर। जो यह नियम है यह कुछ उत्कृष्ट अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय और सामरिक महत्व के संस्थानों पर लागू नहीं होता है। IIT में IIM में लागू नहीं होता है, जो 2019 में बना था। इसी के लिए कमेटी का गठन किया गया था। क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि भाई अगर इसमें आरक्षण की वजह से अगर कोई 50 नंबर पाने वाला, मतलब अगर 150 नंबर का टीचर का पेपर है और कोई जनरल उसमें 140 पा रहा है, कोई ST है, SC है 110 पे उसका टीचिंग में हो जा रहा है, तो बताइए ना, 140 वाला इस हिसाब से 110 से मतलब घाटे में चला जाएगा। 110 वाला उसके
सीधी सी बात है कम योग्य होगा, और जब कम योग्य वहाँ पर पहुँचेगा तो जो IIT है, IIM है, ये सब चीज़ें, ये सब यूनिवर्सिटीज़ मतलब ये सब शैक्षिक संस्थान दुनिया के अन्य शैक्षिक संस्थानों से टक्कर नहीं ले पाएंगे, इसलिए यहाँ पर लागू नहीं होता है। और एक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान पर मतलब एक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान मतलब सिर्फ मुस्लिम संस्थानों पर, ईसाई संस्थानों पर नहीं लागू होता है, क्योंकि वह अल्पसंख्यक वैसे ही है, मतलब वो विशेषकर अपने धर्म के लोगों के लिए बनाया गया होता है। फिर भी केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय समय पर इसकी इन सूची में संशोधन कर सकती है। अगर वीडियो से की भी जानकारी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।